हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 35। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 35वां वीडियो है और इससे पहले 34 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं यूनिट नंबर 11 के NCERT के अभ्यास का भाग नंबर 3 और इसमें हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो हमारी जो NCERT की यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज है उसके हमें आज क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से आप अपनी NCERT की बुक निकाल लो। यदि बुक नहीं है तो मैं आपको कराऊंगा ही क्वेश्चन, और यदि आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लो अपनी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निर्जल FF में AlF3 विलेय है। निर्जल HF में AlF3 अविलेय है, यानी घुलता नहीं है। इन्होंने कहा है कि यदि आपके पास HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड और उसमें आप घोलना चाह रहे हो एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड को, तो एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड इसमें घुलता नहीं है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, परंतु NaF में मिलाने पर घुल जाता है। परंतु यदि AlF3 को NaF में मिलाया जाए, NaF में घोलने की कोशिश किया जाए तो घुल जाएगा। मिलाने पर क्या हो जाता है? घुल जाता है। एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड में तो घुलता नहीं है, सोडियम फ्लोराइड में घुल जाता है। ठीक है। और फिर कहा इन्होंने गैसीय BF3 को प्रवाहित करने पर, गैसीय BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड को प्रवाहित करने पर गैसीय BF3 को प्रवाहित करने पर परिणामी विलयन में से AlF3 अवक्षेपित हो जाता है। परिणामी विलयन से या विलयन में से, ऐसे लिख लो आप, विलयन में से AlF3 यानी एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है। इसका कारण बताना है हमें। ठीक है, यहां लिख देता हूं क्यों। कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां से सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप। इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में AlF3 नहीं घुलता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी पहली बात का आंसर देते हैं। चलो,
हाइड्रोजन फ्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। H और F के बीच बनता है सहसंयोजक बंध, और इस सहसंयोजक बंध से बनने वाला यौगिक जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसके अणु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और जब हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे तो HF के अणु में से आपको F नेगेटिव आयन प्राप्त नहीं होंगे, और यदि F नेगेटिव आयन आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो साफ बात है कि AlF3 के साथ F नेगेटिव आयनों का कोई आदान प्रदान नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए AlF3 हाइड्रोजन फ्लोराइड में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलने का, देखो क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया चूंकि HF एक कैसा यौगिक है, सहसंयोजक। HF एक सहसंयोजक यौगिक है। मैंने आपको बताया कि HF एक सहसंयोजक यौगिक है। और एक बात और बताई, एक बात यह बताई कि जिसके अणु यानी HF के अणु, जिसके अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध को आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके अणु हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में प्रबलता से जुड़े होते हैं, यानी मजबूती से आपस में प्रबलता से जुड़े होते हैं। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा कि जब HF के अणु आपस में जुड़े होंगे तो नहीं टूटेगा HF अणु आयनों में, अतः HF अणु से F नेगेटिव आयंस प्राप्त नहीं होते हैं। F नेगेटिव आयन प्राप्त नहीं होते हैं, अतः या इसी कारण भी लिख सकते हो आप AlF3 HF में क्या है, अविलेय है। HF में अविलेय है, यानी HF में इसलिए नहीं घुलता है ये AlF3 क्योंकि HF को आयनों में तो टूटना ही नहीं है। पर दूसरी बात इन्होंने यूं कहा परंतु NaF में मिलाने पर घुल जाता है। चलो NaF की बात करते हैं, NaF की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि NaF यहाँ लिखते हैं, जबकि NaF सोडियम फ्लोराइड, अब सोडियम फ्लोराइड तो कोई सहसंयोजक यौगिक नहीं है, इसमें तो आपको बताया कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दिया होगा, तो आप सोडियम फ्लोराइड को बताओगे आयनिक यौगिक, जबकि NaF एक आयोनिक या विद्युत संयोजक भी आप कह सकते हो, आयनिक यौगिक है जो आयनित होकर F नेगेटिव आयन, आयनित होकर F नेगेटिव आयन मुक्त करता है। ये तो आयनों में टूटेगा, और आयनों में टूटेगा तो F नेगेटिव आयन भी मिलेंगे, और ये F नेगेटिव आयन क्या करेंगे, ये AlF3 से जुड़कर एक विलेय संकर बनाएंगे, जो का मतलब F नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले AlF3 में, यदि मैं पूछूंगी AlF3 में Al की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप कहोगे 3 तो थे और 3 इसने बॉन्ड बना लिए तो 6 होंगे। जब इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे तो मैं इलेक्ट्रॉन न्यून कहूंगा ही,
ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है आयन मुक्त करता है जो इलेक्ट्रॉन न्यून AlF3 के साथ जुड़कर या संयोग करके विलेय संकर बनाता है। विलेय माने घुलनशील, जो विलयन में घुल जाएगा। विलेय संकर बनाता है। कैसे बनाता है देखो भाई, यहां साफ बात है कि भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसा यौगिक है, सहसंयोजक और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसके सारे अणु, इसलिए ये तो F नेगेटिव आयन दे नहीं सकता, इसलिए AlF3HF में तो घुलने का नहीं है। पर NaF तो एक आयनिक यौगिक है, इसे तो आयनों में टूटना ही है, और जब इसे आयनों में टूटना है तो F नेगेटिव आयन तो देगा ही है, और ये इससे प्राप्त होने वाले F नेगेटिव आयन AlF3 के साथ संयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ऐसे यहाँ लिखता हूँ 3NaF, ये तो हमारा सोडियम फ्लोराइड है जो एक आयनिक यौगिक है, और ये जब क्रिया करता है AlF3 के साथ, यानी जिसे आप घोलना चाह रहे हो सोडियम फ्लोराइड में, इसके साथ क्रिया करता है तो बनता है एक संकर यौगिक, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Na3AlF6। ये है सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड, इसका नाम है। 12th क्लास में संकर यौगिक या उपसह संयोजक यौगिकों का पूरा चैप्टर है, वहाँ डिस्कस करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस। अभी तो मैंने आपको नाम बता दिया, सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका नाम है कंपाउंड का, ठीक है। और ये संकर यौगिक है, और कैसा संकर है, विलेय यानी घुलनशील, ये एक विलेय संकर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। कैसा संकर है, विलेय, इसलिए AlF3 सोडियम फ्लोराइड में घुल जाता है, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। अब इन्होंने एक बात और कही, यहाँ तीसरे नंबर पे समझेंगे उस बात को। इन्होंने कहा है कि गैसीय BF3 को प्रवाहित करने पर परिणामी विलयन में से AlF3 अवक्षेपित हो जाता है। यदि ये जो विलयन आपको मिला ना, सोडियम ये वाला संकर यौगिक मिला, और इसमें आपने मिला दिया BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड के मिलाते ही AlF3 फिर अलग हो जाएगा। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण है कि जो बोरोन है ना, बोरोन, उसका साइज छोटा है एल्यूमिनियम से, और विद्युत धनात्मकता ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि बोरोन की संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संकर आयन कह दो या संकर यौगिक बना कह दो, ठीक है। तो हम लिखते हैं, चूंकि बोरोन BF3 तो मिला रहे हैं हम, बोरोन के छोटे आकार, व उच्च धनात्मकता, उच्च धन विद्युतीय लक्षण भी कह सकते हो आप इसे, उच्च धनात्मकता के कारण बोरोन की संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए क्या होता है कि BF3 को प्रवाहित करने पर आपको AlF3 अवक्षेपित होता हुआ नजर आएगा। कैसे? जैसे हमने जब AlF3 ने जब NaF के साथ संयोग करा तो संकर यौगिक बना था Na3AlF6, ये बना था।
Na3AlF6 और आपने इसमें मिला दिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड, 3 अणु लेंगे हम BF3 के। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम तो यहाँ से चला जाएगा और बोरोन आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि बोरोन में इस तरह का संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अलग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बोरोन तो यहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास NaBF4, ठीक है, 3NaBF4 बनेगा, 3NaBF4 इस तरह का संकर यौगिक बनाता है बोरोन। तो 3 Na थे, यहाँ भी 3 Na हैं, बोरोन 3 है, यहाँ भी 3 है, और फ्लोरीन 3 चौक 12 तो ये हैं फ्लोरीन, और यहाँ कितने हैं 6 तो ये हैं और 9 ये हैं, ठीक है। तो अब कितने फ्लोरीन बचे हैं हमारे पास, 3, एक एल्यूमिनियम और 3 फ्लोरीन, तो साथ में AlF3 इसका अवक्षेप आपको प्राप्त होगा जिसे आप पहले घोल रहे थे, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और 16 क्वेश्चन में 16वें क्वेश्चन में हमने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, 3। पहला कंसेप्ट तो ये पढ़ा है कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3 HF में क्यों नहीं घुलता है, पहली बात तो ये सीखी है। इसमें हमने सीखा है कि इसलिए नहीं घुलता है क्योंकि HF एक सहसंयोजक यौगिक है और HF के अणु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और जब ये अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे तो आयनों में टूटना इसका बड़ा मुश्किल है, तो HF से आपको F नेगेटिव आयन प्राप्त नहीं होंगे, और जब F नेगेटिव आयन प्राप्त नहीं होंगे तो AlF3 जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इसमें मिलाने के बाद, क्योंकि इसे तो ऐसी स्पीसीज चाहिए थी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जिसके अष्टक पूर्ण हो, जैसे F नेगेटिव का अष्टक पूर्ण होता है, ठीक है। F नेगेटिव आयन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है। और फिर दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि ये जो AlF3 है ये NaF में क्यों घुल जाता है, तो इसका कारण बताया कि सोडियम फ्लोराइड में इसलिए घुल जाता है क्योंकि सोडियम फ्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक है तो आयनों में टूटता है, और आयनों में यदि ये टूटेगा तो इससे आपको NaF के आयनों में टूटने से F नेगेटिव आयन प्राप्त होंगे, और जब F नेगेटिव आयन प्राप्त होंगे तो वे AlF3 एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा नहीं है, इसके साथ संयोग करेंगे और एक संकर यौगिक बनाएंगे जो घुलनशील होगा। इसलिए AlF3 किस में घुल जाता है, सोडियम फ्लोराइड में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में नहीं घुलता। फिर कहा कि यदि BF3 प्रवाहित कर दो तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड फिर अलग हो जाएगा AlF3, तो इसलिए क्योंकि बोरोन की संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम को वो हटा देगा और अपने आप संकर यौगिक बनाएगा बोरोन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैली होने का एक कारण बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैली होने का, कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैली होने का एक कारण बताइए। बताओ, ये चीज़ सिखा रखी है या नहीं सिखा रखी है? आपको बता रखा है ना पहले से ही। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मुकाबले 300 गुना ज़्यादा स्टेबल है, स्थायी है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और आदमी का दम घुटने लगता है और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को Hb से लिखते हैं ना हम, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना अधिक 300 गुना अधिक स्थायी होता है, 300 गुना अधिक स्थायी होता है। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, और ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से खून की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता घट जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे जिसके कारण रक्त कह दो या रुधिर कह दो, एक ही बात है, रक्त की ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने की क्षमता घट जाती है। मतलब हमारा ब्लड जो है फिर ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर सकेगा। ठीक है, कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा सकेगा ऑक्सीजन को, करने की क्षमता घट जाती है। अतः घुटन महसूस होने लगती है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, घुटन महसूस होने लगती है, या आप लिख सकते हो कि दम घुटने लगता है, घुटन महसूस होने लगती है, या आप लिख सकते हो कि दम घुटने लगता है। और जब घुटन महसूस होगी तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आपको ध्यान रखना है। यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी कैसे है। क्वेश्चन नंबर 18, CO2 की अधिक मात्रा CO2 की अधिक मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि
का कारण क्यों है। ठीक है, सही है ना क्वेश्चन। ऐसे भी तो लिख सकते थे इस क्वेश्चन को, क्यों है। चलो देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखो ध्यान से। देखो एक बात बताता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर सौर ऊर्जा पड़ती है, यानी सूरज की ऊर्जा। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा भी है, प्रकाश ऊर्जा भी है। तो जो सौर ऊर्जा धरती पर पहुंचती है उसका 75% हिस्सा सौर ऊर्जा का हमारी धरती की सतह या धरती अवशोषित कर लेती है। यानी जितना भी एनर्जी सूरज से धरती पर पहुंचता है उसका 75% तो धरती कर लेगी अवशोषित, एब्जॉर्ब, और बचा हुआ 25% वापस जाना है अंतरिक्ष में। पर वो 25% वापस अंतरिक्ष में नहीं जाएगा यदि वातावरण में CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, हरित गृह गैस है। CO2 क्या करती है, उस 25% को वापस नहीं जाने देती, जिसके कारण CO2 उसे अवशोषित कर लेती है। इसका कारण ये है। और CO2 उस 25% को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने दे रही, क्योंकि CO2 उसे अवशोषित कर रही, जिसके कारण वातावरण का ताप, वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। और वायुमंडल का ताप बढ़ेगा तो इसे ही कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे और लास्ट के चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी की बात तो सिर्फ इतनी है कि CO2 की अधिक मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण क्यों है। इसका कारण आप लिखोगे चूंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा, पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का 75% भाग, सौर ऊर्जा का 75% भाग सतह द्वारा, सतह किसकी? पृथ्वी की, पृथ्वी की जो सतह है, सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, या ऐसे लिख देते हैं अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। जबकि 25% भाग, 25% जो हिस्सा है उस सोलर एनर्जी का, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का अधिकतम भाग है, जबकि 25% भाग अंतरिक्ष में वापस न लौटकर, वैसे तो उसे अंतरिक्ष में जाना चाहिए यदि CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होगी वातावरण में, पर अंतरिक्ष में वापस ना लौटकर CO2 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, CO2 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो CO2 उसे अवशोषित कर लेगी, और यदि CO2 उसे अवशोषित करेगी तो यहां लिख दो आप जिसके कारण वायुमंडल का ताप, जिसके कारण वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। और जब वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है तो इसे ही तो कहते हैं हम हरित गृह प्रभाव।
ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग, इसे ही भूमंडलीय ताप वृद्धि कह दो, आप ग्लोबल वार्मिंग कह दो या ऐसे कह दो, भूमंडलीय, इसे ही भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग भी लिख सकते हो आप, कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा। CO2 जितनी ज़्यादा होगी वातावरण में, ग्लोबल वार्मिंग के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोज करके लिखो आप, लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कि एक तो हमने ये दो क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, एक तो डिस्कस किया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है हमारे लिए, एक विषैली गैस है। आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा और अखबारों में पढ़ा भी होगा कि गर्म जो कोयले होते हैं, लाल कोयले, सर्दियों में उनकी अंगीठी जलाई बंद कमरे में, और जितने लोग उस कमरे में पड़े हुए थे वो सब मर गए दम घुटने के कारण। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देती है बहुत, और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देती है तो फिर तो ऑक्सीजन ही नहीं है जब ब्लड में, तो हमारा पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, दम घुटेगा और मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक जहरीली गैस है, एक विषैली गैस है। दूसरा हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसे उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे उत्तरदायी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो 25% सोलर एनर्जी अंतरिक्ष में, स्पेस में वापस जानी थी, उसे वापस नहीं जाने देती है, उसे अवशोषित कर लेती है। और CO2 को तो रहना है वायुमंडल में ही, जिसके कारण वायुमंडल का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें क्वेश्चन में कहा है डाइबोरेन तथा बोरिक अम्ल की संरचना समझाइए। डाइबोरेन तथा बोरिक अम्ल, डाइबोरेन तथा बोरिक अम्ल की संरचना समझाइए। चलो करते हैं इसके बारे में बात। डाइबोरेन B2H6 और बोरिक अम्ल होता है H3BO3। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइबोरेन की। नंबर 1 डाइबोरेन की बात करते हैं, B2H6। इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। चलो, B2H6 क्या होता है कि बोरोन तो है 2 और हाइड्रोजन है 6। तो 2 बोरोन, एक बोरोन तो ये बना दिया मैंने, और एक बोरोन बना दिया ये। तो बोरोन का एक तो कक्षक ये होगा, एक ये होगा, और बोरोन का एक कक्षक मैं बनाता हूँ यहाँ, और एक कक्षक बनाता हूँ, ये कक्षक नीचे की तरफ है, यानी इस और इस बोरोन के नीचे की तरफ से जा रहा है, ऐसा मान लो। इसी तरीके से इसके बनाओ, इसका ये वाला कक्षक बनाओ अलग तरह का, और 3 कक्षक बनाओ नॉर्मल, 1 2 3। अब 6 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 6। हमें जोड़ने हैं 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए अलग कलर के पेन का यूज करता हूं। एक तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, ये जुड़ गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास तो S कक्षक होता है, आपको पता है। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा,
2, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा 3, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा 4, 2 और चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है 5, और एक हाइड्रोजन जुड़ता है यहाँ 6। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है B2H6 का। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिरे वाले किनारे वाले 1 2 3 4 हाइड्रोजन और दोनों बोरोन हैं, ये तो प्लेन में है, एक जैसे बोर्ड के प्लेन में, और इनमें से एक हाइड्रोजन जा रहा है इन दोनों के नीचे को, जैसे बोर्ड के परली तरफ को आ रहा है ये वाला, ये हाइड्रोजन परली तरफ है बोर्ड के, और ये वाला हाइड्रोजन हमारी तरफ है। यानी उस प्लेन के एक हाइड्रोजन तो होगा नीचे और एक हाइड्रोजन होगा ऊपर। बाकी इस प्लेन में ये चारों हाइड्रोजन और ये दोनों बोरोन बिल्कुल प्लेन में होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से बना सकते हो, देखो ऐसे भी बना सकते हो कि आपने एक बोरोन ये बनाया, एक बोरोन ये बनाया, और हाइड्रोजन जोड़ने हैं 1 2 3 4। ये 4 हाइड्रोजन तो हैं प्लेन में बिल्कुल, और एक हाइड्रोजन आपने यहाँ बना दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ। इनमें से एक हाइड्रोजन तो है बोर्ड के बाहर की तरफ, इस बॉन्ड को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ऐसे बोर्ड के बाहर की तरफ, और एक हाइड्रोजन है बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये स्पेशल बॉन्ड है। आप सोचते होंगे कि सर ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन ने कैसे बना लिए। ये जो 2 बॉन्ड बनाए ना हाइड्रोजन ने, स्पेशल बॉन्ड है, इसे कहते हैं त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉनिक बंध। यानी 3 तो इसमें एलिमेंट है, 3 तो इसमें सेंटर हैं, पर इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही हैं सिर्फ। या फिर इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, केला बंध। देखो केला बन रहा है ना, ऊपर केले जैसी शेप है, देखो ये, तो इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं हम। तो ऐसा होता है डाइबोरेन। ठीक है, अब बात आई कि सर इसके बारे में लिखना क्या है। लिखने के लिए आप लिख सकते हो कि चलो यहाँ लिखते हैं डाइबोरेन में, वहाँ लिखते हैं, वहाँ जगह है अभी। डाइबोरेन, डाइबोरेन में सिरे वाले, सिरे कह दो या किनारे, सिरे वाले 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, वे 2 बोरोन, ये 2 बोरोन, एक ये परमाणु, ये सारे परमाणु, एक ही समतल, एक ही समतल में होते हैं। तो ये तो होते हैं एक ही तल में सारे, बता दिया ना कौन कौन से। 4 तो ये हाइड्रोजन और 2 बोरोन बीच वाले, 4 तो ये हाइड्रोजन और 2 बोरोन बीच वाले, ये तो होंगे एक ही समतल में। ठीक है, और इस समतल के ऊपर व नीचे 2 सेतु बंध वाले हाइड्रोजन होते हैं। देखो इसे सेतु बंध कह सकते हो। यहां से लिखता हूं, इस समतल के ऊपर, मार्कर में ही प्रॉब्लम होगी इसमें कुछ, इस समतल के, दूसरा मार्कर लिखते हैं चलो, इस समतल के ऊपर व नीचे, इस समतल के ऊपर व नीचे 2 हाइड्रोजन सेतु बंध वाले होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि ऊपर व नीचे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, और वे दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे, सेतु बंध वाले। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो सेतु बंध होता है ना,
सेतु बंध को आप एक नाम और दे सकते हो, सेतु बंध को कह सकते हो आप त्रिकेंद्रीय, त्रिकेंद्रीय यानी 3 केंद्रों वाला। ठीक है, 3 केंद्रीय तो है इसमें, 1 2 3, 1 2 3। द्वि इलेक्ट्रॉनिक, द्वि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन तो उसमें 2 ही होंगे बॉन्ड में। ठीक है, या इसका एक नाम और भी है, केला बंध, बनाना बॉन्ड, केला बंध भी कहते हैं, तो इसका नाम बनाना बॉन्ड भी है, ये भी ध्यान रखना है। देखो, त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉनिक बंध कह दो या फिर केला बंध कह दो, आप इसे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये तो हो गया आपका डाइबोरेन। और अब आते हैं दूसरा, क्या कहा था इन्होंने, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल होता है H3BO3 नंबर 2, H3BO3। इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। चलो, H3BO3 में क्या होता है, जैसे ये बोरोन है, बोरोन के साथ 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, ये है हमारा बोरोन, 3 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ेंगे इसके साथ, 1 2 3, और 3 ही इसके साथ जोड़ने हैं हमें हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन तो थोड़ा सा यहाँ जोड़ देते हैं इस तरीके से, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, और इसी तरीके से एक हाइड्रोजन आप इधर को जोड़ दो ऐसे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका H3BO3 का एक अणु हुआ। इसी तरीके से H3BO3 का मैं दूसरा अणु बनाऊंगा, देखते रहो, अलग कलर से बनाऊंगा। H3BO3 का दूसरा अणु ये है, बोरोन के साथ हमें बनाने हैं ऑक्सीजन, कितने, बोरोन के साथ हमें 3 ऑक्सीजन बनाने हैं, थोड़ी जगह नीचे रखो थोड़ी, बोरोन के साथ बनाने हैं 3 ऑक्सीजन, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर, ये ऑक्सीजन बन गया, ये ऑक्सीजन बन गया, ये ऑक्सीजन बन गया, और ये ऑक्सीजन बन गया। अब इनके ऊपर हमें जोड़ने हैं, जो ऑक्सीजन बने हैं इनके साथ जोड़ने हैं हमें हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन तो यहाँ जोड़ दिया हमने, ये इसका हाइड्रोजन जोड़ेंगे, थोड़ा नीचे जोड़ते हैं, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही ना, ये तो ये जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन, और इसका हाइड्रोजन जोड़ देंगे इधर, और इसका भी थोड़ा सा इधर जोड़ देता हूँ यहाँ। अब देखो, ये भी H3BO3 है और ये भी H3BO3 है। होता क्या है कि इनके बीच बनता है हाइड्रोजन बंध। देखो, यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा हाइड्रोजन बंध, ये, और ये भी क्या है, ये भी बनेगा हाइड्रोजन बंध। इसी तरीके से यहाँ भी हाइड्रोजन बंध बन रहा होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बंध बन रहा होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बंध बन रहा होगा, यहाँ भी। इस तरीके से ये बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो बोरिक एसिड होता है ना, वो एक परतीय संरचना होती है, ये एक लेयर में है, सारे के सारे परतीय संरचना होती है। और इस परतीय संरचना में जो बोरिक एसिड की इकाइयाँ हैं, जैसे एक इकाई ये है H3BO3 की जो ब्लैक कलर से बनाई, और एक बनाया मैंने H3BO3 रेड कलर से। ये इकाइयाँ आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जो डॉटेड बॉन्ड बनाया वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिख दूँ इसके बारे में, H3BO3 यानी बोरिक एसिड एक, ऐसे नहीं लिखते, बोरिक एसिड परतीय संरचना बनाता है, परतीय संरचना, या प्लेनर स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप इसे, समतलीय संरचना भी कह सकते हो। परतीय संरचना बनाता है
जिसमें बोरिक अम्ल या बोरिक एसिड कह दो, बोरिक अम्ल की इकाइयाँ, बोरिक अम्ल की इकाइयाँ आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। ये यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ये चीज़ समझनी है आपको। कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक बात का ध्यान रखा करो, आप वीडियो की स्पीड को अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो जरूर। वीडियो की स्पीड जितना भी आपका मेंटल लेवल है, जितना हाई स्पीड पर आप स्टडी कर सकते हो, अपना वीडियो का स्पीड उतना हाई रखा करो। ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। कभी आप स्पीड को तो कर लो बहुत ज़्यादा और समझ में आपको आए ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या होता है जब। क्वेश्चन नंबर 20, क्या होता है जब इसके कुछ पार्ट दे रखे हैं इन्होंने। क्या होता है जब, फर्स्ट पार्ट है बोरेक्स को अधिक गर्म किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है बोरेक्स को अधिक गर्म किया जाता है। यदि आप बोरेक्स को गर्म करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा गर्म करोगे। देखो ये होता है बोरेक्स, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये बोरेक्स है, बोरेक्स है। यदि आप इसे गर्म करोगे तो जल के अणु निकल जाएंगे इसमें से। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेल्टा और नीचे लिखता हूँ -10H2O, जल के अणु निकल जाएंगे और आपके पास बचेगा ये Na2B4O7। ठीक है, मतलब निर्जलीय बोरेक्स। ठीक है, ये इसकी एक खासियत ये है कि इसे हम कह सकते हैं फूला हुआ बोरेक्स है, फूला। और ये सफ़ेद रंग का होता है, ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा जब भी आप कहोगे फूला हुआ बोरेक्स। अब आप इसे यदि गर्म कर दोगे और भी ज़्यादा, मान लो आपने इसे और भी ज़्यादा गर्म कर दिया, इन्होंने कहा ना अधिक गर्म किया जाता है, तो क्या होगा कि हमें प्राप्त होगा NaBO2, 2NaBO2। Na कितने थे, दो B हैं, तो 2 B बचे हमारे पास, साथ में ऑक्सीजन भी तो बचे 3। यहाँ हमें साथ में मिलता है B2O3। अब ये जो NaBO2 है, NaBO2 का नाम होता है सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट कह सकते हो आप इसे, सोडियम मेटाबोरेट। और इसे आप कह सकते हो बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है,
बोरिक एनहाइड्राइड कह सकते हो, या बोरिक आप कह सकते हो बोरोन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, या तो बोरिक एनहाइड्राइड कह दो। चलो लिख देता हूँ इसका नाम, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है, या बोरोन ट्राई ऑक्साइड भी कह सकते हो। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है बोरिक अम्ल को जल में मिलाते हैं, बोरिक अम्ल को जल में मिलाते हैं। चलो बोरिक अम्ल ही लिख देते हैं, वैसे आप बोरिक एसिड भी लिख सकते हो। बोरिक अम्ल को, बोरिक अम्ल को जल में मिलाते हैं, बोरिक अम्ल को जल में मिलाते हैं। यदि आपने बोरिक अम्ल को जल में मिला दिया, बोरिक अम्ल BOH का होल थ्राइस ऐसे लिख सकते हो ना आप, H3BO3 को आप इसे जल में मिला रहे, रिएक्शन कई बार करा दिया मैंने आपको, ये प्लस माइनस OH नेगेटिव आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा BOH का होल 4 और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आपके पास H पॉजिटिव आयन, इसीलिए तो इसे एसिड कहा क्योंकि इसे पानी में घोलते हैं तो ये प्रोटॉन तो देता नहीं है, पर पानी का OH नेगेटिव आयन ले लेता है, जिसके कारण पानी में H पॉजिटिव आयन बनने लगते हैं और जलीय विलयन हो जाता है अम्लीय। अब देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है एल्यूमिनियम की तनु NaOH से क्रिया कराई जाती है। एल्यूमिनियम की तनु का मतलब डाइल्यूट, हल्का, NaOH से क्रिया कराई जाती है। भाई हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो कैसे, ये रिएक्शन मैंने आपको करा रखा है, ये है एल्यूमिनियम और इसकी क्रिया करानी है हमें NaOH के साथ, और हमारे पास NaOH घुला होना चाहिए पानी में, तो 6H2O भी लिखे मैंने यहाँ, ये रिएक्शन आपको करा रखी है। तो इससे ये बनता है संकर यौगिक, NaAlH4, ठीक है, ऑक्सीजन भी तो है यहाँ, 2NaAlOH4 ये बनता है। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सो गो, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका 3rd, ठीक है। और साथ में हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस 3H2। तो ये है इसका 3rd पार्ट। 4th में इन्होंने कहा है BF3 की क्रिया NH3 से कराई जाती है। 4th, BF3 की क्रिया NH3 से कराई जाती है। BF3 की क्रिया NH3 से कराई जाती है। देखो ये तो है हमारा NH3 को ऐसे लिखता हूँ मैं, देखो, क्योंकि यहाँ Na के पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और बोरोन ट्राईफ्लोराइड सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। इस बोरोन के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इसे प्राप्त हो जाएगा, उपसह संयोजक बंध बनेगा यहाँ,
किस तरह, देखो NH3 तो ये लिखा हुआ और उपसह संयोजक बंध BF3, तो इस तरह का एक यौगिक प्राप्त होता है हमें, जिसे आप कह सकते हो उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, तो जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कितने हुए हमारे 20 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, मेहनत और ईमानदारी का ध्यान रखना है और लगातार परिश्रम करते रहने से ही सफलता मिलती है हमें। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन की मेहनत से सफलता प्राप्त कर लोगे। आपको आदत होनी चाहिए, आपका नियम होना चाहिए डेली पढ़ने का। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हो आप बस। ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।